हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन टेक स्टडी। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ टेंस, और ये है इसका लेक्चर नंबर 2। ये जो हम पढ़ने वाले हैं टेंस, ये आपको एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस, ये सारे एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल होगा। और अगर आपके स्टेट एग्जाम्स में इंग्लिश आ रहा है उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे तो उसका हम थ्योरी पढ़ेंगे और लास्ट में हम इसका प्रैक्टिस भी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो चलिए आज के इस सेशन में क्या आने वाला है वो सब समझते हैं। उसके पहले दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मी। माय नेम इज अमर सिंह एंड आई हैव क्वालिफाइड दीज एग्जाम्स विच इंक्लूड आरआरबी, एनटीपीसी एंड एसएससी में सीएचएसएल एंड सीपीओ। ओके, तो इसके पहले वाले क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ लिया है, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो पढ़ लिया है। अब आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे एक्शंस होते हैं, यानी जो हम पढ़ने वाले हैं टेंस में, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये स्टेट्स ऑफ एक्शंस आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। हमारा आज का जो हेडिंग होने वाला है वो होने वाला है स्टेट्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो आप हमारे साथ अपना नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्टेट्स ऑफ एक्शंस, यानी जो एक्शन हो रहा है उसका स्टेट बताना है। तो जैसे हमको पता है कि जो एक स्टेट बताएगा वो होगा इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा क्या स्टेट बताता है कि एक्शन जो चल रहा है उसमें कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक स्टेट बताता है हमारा परफेक्ट टेंस, और लास्ट जो होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारे पास स्टेट ऑफ एक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम एक एक करके समझ लेते हैं कि इनका यूज हम कब करने वाले हैं। तो जब हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे तो वहाँ पे जो एक्शन होगा, वहाँ पे जो होने वाला एक्शन है वो कैसा होना चाहिए, फ्रिक्वेंट एक्शन हो या परमानेंट एक्शन हो। फ्रिक्वेंट यानी एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनिट टेंस। यानी हमारा जो यहाँ पे हो गया वो होगा फ्रीक्वेंट एक्शन। या दूसरा कोई एक्शन कैसा हो, परमानेंट एक्शन हो, यानी वो हमेशा के लिए हो रहा हो। परमानेंट एक्शन यानी वो एक्शन हमेशा के लिए हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो कोई भी एक्शन फ्रीक्वेंट हो या परमानेंट एक्शन हो वहाँ पे हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो लगातार चलता रहे, और ऐसा एक्शन जो गोइंग ऑन हो और वो टेम्पररी हो, यानी कुछ समय के लिए हो और उसके बाद वो बंद हो जाए, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टेम्पोररीली गोइंग ऑन एक्शन, यानी वो टेम्पररी हो और एक्शन कैसा हो, गोइंग ऑन हो, यानी वो चल रहा हो, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस हम कब यूज करेंगे, जब एक्शन कैसा हो, कंप्लीट हो चुका हो, पूर्ण हो चुका हो, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस, यानी कंप्लीट हो या डन एक्शंस, वहाँ पे हम यूज करने वाले हैं परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे इसका नाम है कि एक्शन कैसा हो, परफेक्ट हो चुका हो, यानी कुछ एक्शन कंप्लीट हो चुका हो और कुछ एक्शन अभी चल रहा हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्शन गोइंग ऑन। ठीक है, एक्शन चल रहा है, एक्शन गोइंग ऑन, लेकिन कुछ एक्शन यहाँ पे जैसे यहाँ से यहाँ तक उसको जाना था, तो कुछ एक्शन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और ये वाला एक्शन अभी चल रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल भी यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, ही हैज़ सेल्डम मेड सच सिली मिस्टेक्स। क्या लिखा है, ही हैज़ सेल्डम मेक सच सिली
मिस्टेक्स। अब यहाँ पे देखिए, हैज सेल्डम मेड, हैज सेल्डम, यहाँ पे मेड हो गई, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, हैज सेल्डम मेड, ये हमारे पास वर्ब है, सच सिली मिस्टेक। अब यहाँ पे आपके पास एक वर्ड आया है सेल्डम, हमारे पास एक वर्ड होता है सेल्डम और दूसरा वर्ड होता है ऑफन। ठीक है, दो वर्ड आपको याद रखना है, एक तो होता है सेल्डम और दूसरा होता है ऑफन, OFTEN, ऑफन। इनका मीनिंग सबसे पहले समझ लेते हैं। सेल्डम का मतलब होता है जो कभी ना हो, यानी ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नेवर। और ऑफन का मतलब होता है ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज, यानी एक्शन जो हमेशा चलता रहे उसको वहाँ पे हम यूज करेंगे ऑफन, और जो ऑलमोस्ट नेवर हो वहाँ पे हम यूज करेंगे सेल्डम। ठीक है, तो ऑलमोस्ट नेवर यहाँ पे मीनिंग क्या दे रहा है, सेल्डम। ही हैज़ सेल्डम मेड सच सिली मिस्टेक, यानी एक्शन जो परमानेंट है, यानी सेल्डम यानी जो कभी नहीं होता, ऑलमोस्ट नेवर ऐसा मिस्टेक करता है। यानी एक्शन कैसा है, परमानेंट एक्शन है कि वो मिस्टेक कभी नहीं करता। तो जब एक्शन परमानेंट हो, ठीक है, या फ्रीक्वेंट एक्शन हो, वहाँ पे हम प्रेजेंट मतलब इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट का टेंस है, तो यहाँ पे हम किसको, कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ही क्या लिखेंगे, ही सेल्डम मेक्स सच सिली मिस्टेक्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला वर्ड आपको याद रखना है कि जब सेल्डम हो या ऑफन हो, यानी एक्शन कैसा है, परमानेंट एक्शन है, और जब परमानेंट एक्शन होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इंडेफिनिट टेंस में ऐसे कुछ और वर्ड की वर्ड हैं जिसे आपको याद रखना है, जैसे कि पहले तो यही दो वर्ड हो गए, सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, नेवर। इसके अलावा यूजली, यूजली, जनरली, या फिर डेली बोल दें। ठीक है, डेली हो गया, एवरी डे हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, एक्सेट्रा। तो ऐसे वर्ड यानी सेल्डम यानी कभी नहीं, ऑफन यानी हमेशा, ऑलवेज यानी ऑलवेज हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, यूजली यानी जनरली, जनरली, डेली, एवरीडे, फ्रीक्वेंटली, यानी एक्शन जो है परमानेंट एक्शन हो या फ्रीक्वेंट एक्शन हो, इस तरह के जो कीवर्ड है इसमें हम हमेशा इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज it will take two to make, it will take two to make a quarrel। ठीक, it will take two to make quarrel। two to make quarrel क्या होता है, कहावत होता है, प्रोवर्ब होता है, यानी एक प्रोवर्ब है। तो प्रोवर्ब के केस में यानी कोई कहावत हो या सच्ची घटना, कोई रियल स्टेटमेंट हो, ठीक है, तो उस तरह के केस में हमेशा आपको याद रखना है कि वहाँ पे हम यूज करेंगे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इट विल टेक को हटा के क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। कोई प्रोवर्ब हो, कहावत हो या यूनिवर्सल फैक्ट हो, इस तरह के जो सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और हम सेंटेंस देख ले रहे हैं, जैसे trees have prepared their own food। trees have prepared their own food। तो जैसे ट्री अपना खाना खुद ही बनाते हैं, तो हैव प्रिपेयर्ड यानी कोई एक्शन परफेक्ट है, परफेक्ट एक्शन यानी जो कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, ट्री अपना खाना हमेशा बनाते हैं, बनाते थे और बनाते ही रहेंगे, यानी एक्शन कैसा है, परमानेंट एक्शन है।
तो परमानेंट एक्शन के लिए हमेशा हम कौन सा यूज करते हैं, इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट का केस है तो यहाँ पे हम क्या यूज रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ट्रीज प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये हमारा करेक्ट होगा। तो ये कैसा हुआ, यूनिवर्सल फैक्ट हुआ, ये कैसा था, प्रोवर्ब हुआ। तो प्रोवर्ब हो या यूनिवर्सल फैक्ट हो, कोई हैबिट हो, उस तरह के जो भी एक्शन है वो हमेशा हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, ओके। एक वर्ड आपको याद रखना है, एवरी डे। एवरी डे, इस एवरी डे का मतलब होता है जो कॉमनली हम बोलते हैं प्रत्येक दिन, यानी डेली। एक ऐसा ही वर्ड होता है वो होता है एवरी डे, यानी ये जुड़ा हुआ होता है एवरी डे, जिसका मतलब क्या होता है, कॉमन या रूटीन। यानी जो कॉमन एक्शन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एवरी डे। प्रत्येक दिन है तो वहाँ पे हम एवरी डे ऐसा लिख के बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ का एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे लिखा है हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो है मोहन मीट्स मी एवरी डे। मोहन मीट्स मी एवरी डे, यानी मोहन प्रतिदिन मुझसे मिलता है। तो यहाँ पे जो एवरी डे का मतलब है वो क्या होना चाहिए, डेली। लेकिन इसने कैसा लिख दिया है, एक साथ। तो एक साथ का मतलब क्या होता है, कॉमन या रूटीन। यानी ये एक एडजेक्टिव है एक्चुअली। ये वाला जो वर्ड होता है वो होता है एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या हमें चाहिए, ऑब्जेक्ट। मोहन मीट्स मी, एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। मोहन मीट्स मी व्हेन, तो एवरी डे यानी प्रत्येक। तो यहाँ पे जो एवरी डे है हमें क्या मीनिंग देता है, डेली, यानी टाइम को रिफर करता है। तो यहाँ पे हम इस एवरी डे को हटा के क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ये वाला लिखेंगे, एवरी डे। ठीक है, तो ये वर्ड को आपको याद रखना है, एवरी डे ये होता है एडवर्ब, और एवरी डे का मतलब होता है कॉमन रूटीन, यानी ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, चलिए अपने टेंस वाले जो स्टेट ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं उसी पे हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। जैसे लिखा है वी लर्न इंग्लिश, क्या लिखा है, वी लर्न इंग्लिश एट द मोमेंट। वी लर्न इंग्लिश एट द मोमेंट, यानी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, इस टाइम पे हम इंग्लिश सीखते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है तो उस एक्शन को हमेशा हम कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। यानी हम इसको किस में लिखेंगे, ये प्रेजेंट का टेंस है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यानी वी आर लर्निंग इंग्लिश एट द मोमेंट। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी वर्ड होंगे जो प्रेजेंट टाइम को डिफाइन करेगा, एक टेम्पररी एक्शन को डिफाइन करेगा, वहाँ पे हम हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस ही लिखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जैसे वेयर डज ही वर्क नाउअडेज यानी इस समय। तो इस समय यानी प्रेजेंट एक्शन को दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, इंडेफिनिट टेंस में। यानी कोई एक्शन अभी चल रहा है तो इंडेफिनिट नहीं, कोई एक्शन अगर प्रेजेंटली गोइंग ऑन है तो उसको हम हमेशा लिखते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर इज ही वर्किंग नाउ। तो जो कॉन्टिन्यूस टेंस है यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं या की वर्ड है, उसको आप याद रखिए। इस तरह के वर्ड अगर वहाँ पे आता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, नाउअडेज, यहाँ पे क्या लिखा है, एट द मोमेंट, इस तरह कुछ वर्ड है उसको याद रखिए, वहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे वहाँ पे आ गया नाउ यानी अभी, या फिर हो गया नाउअडेज। ठीक है, नाउअडेज हो गया, या फिर वहाँ पे बोल दे आपको राइट नाउ, ऐसा लिखा हो, या फिर वहाँ पे लिख दे दीज डेज, ये अभी इन दिनों क्या कर रहा है, दीज डेज। या फिर जैसे यूज करा हमने
एट द मोमेंट या फिर एट प्रेजेंट etc। इस तरह के वर्ड आपको अगर दिखे तो वहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। नाउ, नाउ डेज, राइट नाउ, दीज डेज, एट द मोमेंट, एज प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है। इनका यूज हम किस में करेंगे? कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है आई वॉच टीवी विथ, एक मिनट, आई वॉच टीवी विथ माई फैमिली नाउ। अब यहाँ पे क्या लिख दिया? कीवर्ड नाउ, यानी अभी प्रेजेंट टाइम का एक्शन दिखा रहा है, वो भी कैसा? देखने का काम, यानी एक्शन अभी इन कॉन्टिन्यूअस है। तो कोई एक्शन अगर चल रहा है, गोइंग ऑन है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट का टेंस है तो प्रेजेंट में लिखेंगे आई एम वॉचिंग टीवी विथ माई फैमिली नाउ। ओके, तो इस तरह के वर्ड यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख ले रहे हैं एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या है? इट इज यूजली raining here heavily। it is usually raining here heavily। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? राइट या रॉन्ग? तो आपको यहाँ पे होल्ड करना है, पॉज करना है और इसको राइट एंड रॉन्ग आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिस इज रॉन्ग। रीजन क्या है? इट इज़ यूजली रेनिंग हेयर हैवली। हमने एक कीवर्ड शुरू में पढ़ा था, यूजली हो गया, रेयरली हो गया, और क्या पढ़े? ऑफन पढ़ा था। ठीक है, तो ये कीवर्ड हमने जो शुरू में पढ़ा था वो किसके लिए था? ये सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, यूजली, ये किसके लिए होता है? इंडेफिनिट टेंस के लिए होता है। यानी कोई एक्शन जो परमानेंट एक्शन हो, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? इंडेफिनिट टेंस। तो ये इट इज़ यूजली रेनिंग, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? इट यूजली रेन्स हेयर, ये करेक्ट हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट आपको याद रखना है, कोई ऐसा एक्शन जो ग्रेजुअली बढ़ रहा हो, ये ग्रेजुअली घट रहा हो, यानी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों केस में आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। यहाँ पे हम इस पॉइंट को ऐसे लिख दे रहे हैं, ग्रेजुअल एक्शन हो, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे इट इज गेटिंग कोल्डर डे बाई डे। यानी कोई एक्शन धीरे धीरे कैसा है? बढ़ रहा है, यानी ठंडी बढ़ रही है। तो ग्रेजुअल एक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी इट इज़ गेटिंग, कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, कोल्डर डे बाई डे, यानी कोई ग्रेजुअल एक्शन को दिखा रहा है, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ग्रेजुअल एक्शन में कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर वही कोई अब्रप्ट एक्शन हो, अब्रप्ट एक्शन यानी तुरंत एक्शन घटित हो जाए, वहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे परफेक्ट एक्शन, यानी परफेक्ट टेंस लिखेंगे। कोई एक्शन तुरंत हो, क्षणिक हो, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बलून फट गया, तो बलून हैज बस्ट लिखेंगे। तुरंत कोई एक्शन हो, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? परफेक्ट। लेकिन अगर कोई ग्रेजुअल एक्शन है, धीरे धीरे बढ़ रहा है या घट रहा है, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। एंड अगर कोई डाउट है, प्लीज़ मेक योर क्वेश्चन ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो और यूजेस हैं, जैसे हमने एक तो सुना कोई एक्शन परमानेंट हो, हमने शुरू में क्या देखा? कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी एक्शन किस टाइप का होता है? फ्रीक्वेंट एक्शन हो, यानी जो लगातार चल रहा है, हमेशा के लिए वैलिड है, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? इंडेफिनिट टेंस।
ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो टाइमलेस एक्शन होता है। क्या होता है? टाइमलेस एक्शन, यानी जिसका कोई टाइम बाउंड नहीं है, यानी जो अगर आज सही है तो वो कल भी सही होगा, 2 दिन बाद भी सही होगा, फ्यूचर में भी सही होगा। तो इस तरह के एक्शन को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। जैसे कि सूर्य ईस्ट से उदय होता है यानी राइज होता है, तो वो हमेशा के लिए सही है। आज सूर्य से ईस्ट से राइज हुआ, कल भी होगा, उसके पहले भी हुआ था। तो कोई भी एक्शन जो कैसा हो, परमानेंट एक्शन हो, टाइमलेस एक्शन हो, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। कोई एक्शन कैसा हो, हैबिट को बताए, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। एक हमने क्या देख रखा है कि प्रोवर्ब हो, कोई कहावत हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, उसको भी हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। ठीक है। तो कोई एक्शन हमेशा के लिए सही है, ट्रू है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे एक कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इंडेफिनिट टेंस है ये। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी एक्शन जो परमानेंट ट्रू है, ये परमानेंट एक्शन है, उसको हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। दिस कंपनी publishes my first book। दिस कंपनी पब्लिशेस माई फर्स्ट बुक, यानी जो मेरा पहला बुक है ये कंपनी पब्लिश करती है। जब हमारा, देखिए इसको कैसे समझेंगे कि जब हमारा फर्स्ट बुक बना, ठीक है, उसको पब्लिश करना था, तो वो एक्शन जो इवेंट वो एक बार ही हुआ होगा। दूसरी बार जब हमने बुक पब्लिश किया तो सेकेंड टाइम हो गया, फिर थर्ड टाइम हो गया। तो ये एक्शन अगर बता रहे हैं कि ये फर्स्ट बुक को पब्लिश करता है, तो ये कुछ समय बाद तो ख़त्म हो गया, क्योंकि सेकेंड बुक पब्लिश हुआ, फिर थर्ड बुक पब्लिश हुआ। तो यहाँ पे अगर एक्शन परमानेंट नहीं है तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लिखेंगे। तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लिखेंगे, यानी टाइम लेस एक्शन नहीं है, तो टाइम बाउंड वाले जो एक्शन होते हैं उसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। ठीक है। कोई भी एक्शन जो कुछ समय के लिए है, टेम्पररी एक्शन है, उसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारा करेक्ट इसका आंसर होगा तो क्या हो जाएगा? दिस कंपनी, अगर हम इसको कॉन्टिन्यूस में लिखना चाहें तो दिस कंपनी इज पब्लिशिंग माई फर्स्ट बुक, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या बोल रहा है कि यह कंपनी हमारे पहले बुक को पब्लिश कर रही है, यानी कोई एक्शन क्षणिक है, टेम्पररी एक्शन है, लेकिन गोइंग ऑन एक्शन, यानी जो एक्शन चल रहा है उसके बारे में बता रहा है, लेकिन ये परमानेंट एक्शन नहीं है। कुछ समय के बाद पहला बुक पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड बुक आएगा, इसलिए इसको हम इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिखेंगे, इसको हम किस में लिख सकते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं। दिस कंपनी इज पब्लिशिंग माई फर्स्ट बुक, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और यहाँ पे हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं। जैसे बताइए कि सी स्विम्स इन द रिवर, यानी वो रिवर में तैरती है। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर तैर रहा है तो कुछ समय के बाद, यानी 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद वो तैरने का काम तो ख़त्म हो जाएगा। यानी ये एक्शन परमानेंट एक्शन तो नहीं है। अगर ये परमानेंट एक्शन नहीं है तो इसको हम इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिख सकते। अगर इसको इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिख सकते तो किस में लिख सकते हैं? अगर कोई एक्शन टेम्पररी एक्शन हो, कुछ समय के लिए एक्शन है, लेकिन वो एक्शन चल रहा है, यानी कॉन्टिन्यूस में है, तो इसको हम किस में लिखेंगे? कॉन्टिन्यूस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सी इज स्विमिंग इन द रिवर, ये यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसा एक्शन लिखते हैं? जो टाइमलेस एक्शन हो, यानी जो कभी ख़त्म ना हो, यानी जो परमानेंट एक्शन हो, वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे।
जैसे कि हैबिट हो गया, अपना प्रोवर्ब हो गया, यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस टाइप के जो सेंटेंस होगा उसको लिखने वाले हैं। तो सेकेंड हमारे पास कौन सा टाइप आता है प्रेजेंट का? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि अभी हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो कैसा होता है, टाइमलेस एक्शन को बताता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो टाइम बाउंड यानी एक निश्चित समय वाला कोई एक्शन है, वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस लिखते हैं। तो इसके पहले भी हमने क्या सीख रखा था कि टाइम कैसा एक्शन जो टेम्पररी हो और वो गोइंग ऑन एक्शन हो, यानी जो अभी चल रहा है लेकिन क्षणिक हो, टेम्पररी हो, वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा कि ये कैसा होता है, टाइम बाउंड एक्शन होता है, यानी कुछ समय के बाद ये एक्शन खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है वो कौन कौन से होते हैं, इज, आर और एम। इज, आर, एम, उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जिसके पहले जो हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें जो वर्ब होते हैं या तो V1 होगा या V5 होगा। V5 क्या होता है, वर्ब में एस या ES जब जोड़ते हैं तो वो V5 होता है। उसके अलावा इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो निगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं, वो क्या होता है, डू या डज होता है। ये आपको याद रखना है कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। ओके, कमिंग बैक टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब में क्या होता है, इज, आर, एम, V1 में आईएनजी फॉर्म यानी आईएनजी वाला वर्ब, और फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो हुआ इसका बेसिक स्ट्रक्चर कि कोई सेंटेंस अगर कॉन्टिन्यूअस में लिखा हुआ है तो वो कैसा दिखेगा। ओके, तो कुछ कीवर्ड जैसे हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का देख रखा है, कौन कौन से कीवर्ड है, जैसे नाउ, नाउअडेज, राइट नाउ, दीज डेज, एट द मोमेंट, एज, प्रेजेंट। ये सारे कीवर्ड आपको, जो कीवर्ड है वो यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। यहाँ पे वो सारे कीवर्ड अगर आपको दिखता है तो वो सारे किस में आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो वो सारे याद रखिए, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस इंस्टेंट, और डे बाई डे। जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, कोई भी ग्रेजुअल एक्शन है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों में भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, कुछ वर्ब हैं जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखे जाते, उनका यूज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि एक वर्ब है हमारे पास सी, दूसरा वर्ब है हमारे पास लुक, एक है हमारे पास टेस्ट, एक है हमारे पास स्मेल, एक है हमारे पास हियर, फील और थिंक। इन सारे वर्ब को हम एक एक से पढ़ने वाले हैं और इनका यूज भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज देखने वाले हैं वर्ब ऑफ सी। सी का यूज देखिए, जैसे हम सबको पता है कि सी का मतलब क्या होता है, देखना। लेकिन अगर इसका मीनिंग, सी का मतलब अगर देखना हुआ, अगर इसका मीनिंग क्या हुआ, देखना, तो यहाँ पे हम एज अ वर्ब, हम यहाँ पे देखिए वर्ब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कभी भी सीइंग नहीं लिखेंगे। जब उसका मतलब देखना हुआ तो सीइंग हम नहीं लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिख दें यहाँ पे आई एम सीइंग टेलीविजन, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर सी का मतलब देखना हुआ तो वहाँ पे हम सीइंग नहीं लिखेंगे, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको करेक्ट करना है, कभी भी ऐसा कोई वर्ब दिया है जिसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसको करेक्ट करने का तरीका क्या होता है, उस टेंस को एक पीछे लिख दो। जैसे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पहले क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको आप इंडेफिनिट में लिख लो बिना आईएनजी फॉर्म वाला, तो ICTV, इसको हम ऐसे लिख के करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मेन क्या याद रखना है कि सी का मतलब अगर देखना हुआ तो वहाँ पे हम सीइंग नहीं लिख सकते। दूसरा, अगर सी का मतलब क्या हुआ, मीट बाई अपॉइंटमेंट, अगर अपॉइंटमेंट से मिलना हुआ तब हम इसको हम सीइंग लिख सकते हैं। इसको हम सीइंग कब लिख सकते हैं, इसको हम सीइंग जब लिख सकते हैं जब वहाँ पे उसका मीनिंग क्या हो, मीट बाई एन अपॉइंटमेंट। अगर वहाँ पे उसका मतलब हुआ अपॉइंटमेंट से मिलना, तो वहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, वहाँ पे सीइंग। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे
इसका एग्जाम्पल क्या है? मिस्टर केजरीवाल इज सीइंग मिस्टर अनिल बैजल at his residence। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर केजरीवाल इज सीइंग मिस्टर अनिल बैजल एट हिज रेसिडेंस, यानी अपॉइंटमेंट के थ्रू मिलना। यहाँ पे सी का मतलब देखना नहीं हुआ, यहाँ का मतलब हुआ कि वो अरविंद केजरीवाल किससे मिल रहे हैं? मिस्टर अनिल बैजल से। तो यहाँ का सी का मतलब क्या हुआ? मीट, यानी मिलना, बाई एन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? सी को आईएनजी के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर सी का मतलब देखना हुआ तो वहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ब जो हमारे पास था वो क्या था? नेक्स्ट वर्ब हमारे पास था वो है, एक वर्ब है हमारे पास, देखिए हियर। एक वर्ब है हमारे पास, देखिए है ये हियर। हियर का भी सेम यूज है। जैसे हियर का मतलब अगर सुनना हुआ, हियर का मतलब अगर सुनना हुआ तो वहाँ पे हम हियरिंग का यूज यानी आईएनजी के फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। हियर का मतलब अगर सिंपली यूज क्या हुआ? सुनना, तो वहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे सुनवाई होता है, कोर्ट में सुनवाई होता है, सुनवाई, तो वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं हियरिंग, ठीक है। तो सिंपली यूज क्या याद रखना है आपको कि अगर सिंपली सुनना हुआ तो वहाँ पे हियरिंग का यूज नहीं करेंगे। सुनवाई होता है, जैसे हियरिंग होता है, उसका मतलब क्या होता है? सुनवाई, तो वहाँ पे हम हियरिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे द जज इज हियरिंग द केस। जज केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हियरिंग का मतलब सुनना नहीं, सुनवाई है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा वर्ड हो गया हमारे पास। ये हमने पहला क्या देखा? ही। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो, जैसे एक हुआ स्मेल और दूसरा था टेस्ट। स्मेल और टेस्ट एक्चुअली दोनों वर्ब क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं ये? दोनों वर्ब जो होते हैं वो लिंकिंग वर्ब होते हैं। लिंकिंग वर्ब आपने सुना होगा, ऐसा एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा आपको याद रखना है कि वो उसका कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। ये भी आपको याद रखना है। सिंपली किसी वर्ब को, जो वर्ब है उसको क्वालिफाई एडवर्ब कर सकता है, लेकिन यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडवर्ब नहीं होता। लिंकिंग वर्ब को अगर डिफाइन करेगा तो कौन होगा? कॉम्प्लीमेंट। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपको याद रखना है, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या तो एक एडजेक्टिव होगा। कॉम्प्लीमेंट के रूप में यही हो सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन या एक एडजेक्टिव। ओके, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो स्मेल और टेस्ट है दोनों क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब होते हैं। अच्छा, अब स्मेल और टेस्ट दोनों दो टाइप का यूज कर सकते हैं। यानी स्मेल का मतलब अगर कोई एक्शन है, कि जैसे हम किसी चीज़ को कर रहे हैं यानी सूंघ रहे हैं, तो अगर ये एक्शन वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा तो वहाँ पे हम लिंकिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, वहाँ पे वो एक्शन वर्ब होगा। और एक्शन वर्ब है तो वहाँ पे एडवर्ब आ सकता है। लेकिन अगर वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, किसी स्टेट को दिखा रहा है, तो वहाँ पे लिंकिंग वर्ब होगा। और वो कैसा होगा? उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल देख ले रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे क्या लिखा है यहाँ पे? रोजेस स्मेल स्वीटली। रोजेस स्मेल स्वीटली, तो रोज सूंघने का काम नहीं करता, वो खुशबू की बात यहाँ पे चल रही है कि रोज कैसे स्मेल करते हैं? स्वीट जैसे स्मेल करते हैं। तो यहाँ पे ये एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ पे वो है लिंकिंग वर्ब। यानी रोज जो है कोई काम कर नहीं रहा, वो बस खुशबू फैला रहा है। तो एक्शन वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। और जब वो लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ पे हम एक कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, जो कि एडवर्ब तो नहीं होता। तो अगर हम एडवर्ब नहीं लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, तो इसको हम एडजेक्टिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्वीट। तो रोजेस स्मेल स्वीट, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ रहा है कि लिंकिंग वर्ब की
वर्ब तो होता है, साथ साथ में ये एक्शन वर्ब का ही काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो एक्शन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसे सी इज, क्या लिखा है, सी इज स्मेलिंग द रोज, सी इज स्मेलिंग द रोज, यानी वो स्मेल क्या कर रहे हैं, किसको, रोज को, यानी एक्शन चल रहा है। अगर एक्शन चल रहा है तो एक्शन वर्ब है, ठीक है। और अगर ये एक्शन वर्ब है तो यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कोई नाउन प्रोनाउन, मतलब द रोज तो एक ऑब्जेक्ट हुआ ना, नाउन हुआ। तो हमें मेन क्या याद रखना है कि जो स्मेल होता है और ये टेस्ट होता है, दोनों लिंकिंग वर्ब होते हैं, उसके साथ साथ ये एक्शन वर्ब का भी काम करता है, ठीक है। अगर वो लिंकिंग वर्ब है तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होगा, ना कि एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पे एडवर्ब दे दिया और आपको कन्वर्ट करना था किसमें, एडजेक्टिव में। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, जैसे ही ट्रेस्ड द मिल्क पडिंग, टेस्ट कर रहा है मिल्क पडिंग को, यानी वो काम को कर रहा है। तो यहाँ पे टेस्ट कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि एक्शन चल रहा है, तो एक्शन चल रहा है तो यहाँ पे हमें एक्शन वर्ब चाहिए। तो ही इज टेस्टिंग, यानी कॉन्टिन्यूस में लिख देंगे ही इज टेस्टिंग, ये एक्शन वर्ब है, व्हाट, द मिल्क पडिंग, पडिंग। तो ये आपने जैसे समझा कि स्मेल और टेस्ट दोनों कैसे होते हैं, एक्शन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा। और अगर लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ पे याद रखिए कि कभी भी एडवर्ब नहीं होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेंगे। तो ये यहाँ पे आपने देखा स्मेल और टेस्ट का। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्या, लुक। लुक, लुक भी एक लिंकिंग वर्ब होता है, ये याद रखिए। लिंकिंग वर्ब का यूज और ये एक्चुअली में होता क्या है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, बस याद रखिए कि लुक भी एक लिंकिंग वर्ब होता है। अब जैसे लुक का मतलब हुआ देखना, जब मतलब हुआ देखना तो इसको हम लुकिंग ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो लुक का मतलब जब सिंपल देखना हुआ तो वहाँ पे हम लुकिंग नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ही इज़ लुकिंग मी, तो यहाँ पे ही इज़ लुकिंग टेलीविजन, तो वहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, तो लुकिंग वहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते। इसके अलावा लुकिंग का यूज हम प्रीपोजिशन के साथ लिखते हैं, तब हम वहाँ पे हम लुकिंग लिख सकते हैं। जैसे जैसे वहाँ पे हो लुक इनटू, जैसे हो लुक इनटू, या फिर हो लुक फॉर, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक आफ्टर, या लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। अगर ऐसा कुछ है तो हम वहाँ पे आईएनजी लिखेंगे। इसका मतलब भी देखिए, यहाँ का लुक का मतलब देखना नहीं है, जैसे लुक इनटू, लुक इनटू दिया है, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन करना हो तब वहाँ पे हम लुक इनटू लिखेंगे। और अगर कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे तो लुकिंग इनटू। लेकिन लुक का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पे लुक का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। दूसरा क्या है, लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च, टू सर्च समथिंग, टू सर्च समथिंग हो वहाँ पे हम लुक फॉर लिखेंगे। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना यानी टू टेक केयर। तो अगर मीनिंग क्या है, टेक केयर करना, तो वहाँ पे लुक आफ्टर यूज करते हैं। लुक आफ्टर पे यहाँ पे आईएनजी लिखना है, लुकिंग आफ्टर, तो वो भी करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू यानी उम्मीद रखना, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू मतलब होता है किसी अच्छे चीज के होने का उम्मीद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लुक फॉरवर्ड का यूज करते हैं। अब देखिए इसका यूज हम यहाँ पे वन बाय वन सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हॉलीडे, यानी हॉलीडे के आने का उम्मीद रख रहा है। तो यहाँ पे लुक का मतलब देखना नहीं है, होप करना, वहाँ पे हम लुकिंग फॉरवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे दूसरा आई एम लुकिंग
फॉर आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, सर्च करना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, मतलब मैं शूज़ को सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे लुक का मतलब देखना नहीं है, यानी ये भी करेक्ट होगा, लुकिंग फॉर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे ही इज लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, टू टेक केयर। तो यहाँ पे हम लुक आफ्टर का मतलब देखभाल के हिसाब से कर रहे हैं, ना कि देखना। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि अगर लुक में सिंपली लुकिंग लिखा है, कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा है, तो वो इनकरेक्ट होगा। अदरवाइज लुक इनटू, लुक फॉर, लुक फॉरवर्ड, लुक आफ्टर, इस तरह का कोई प्रीपोजिशन इसमें जोड़ दिया है, इसका मतलब इसका मीनिंग बदल गया है, तो वहाँ पे हम लुकिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ लुकिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड था वो क्या था, फील। फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना। तो अगर महसूस करना हो और वहाँ पे हम क्या लिख दिए, फीलिंग, तो वो महसूस, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फील का मतलब अगर महसूस करना हुआ, इस सेंस में अगर आपने फीलिंग यानी कॉन्टिन्यूस टेंस में लिख दिया तो वो एक इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा, अगर फील का मतलब होता है क्या करना, एग्जामिन करना, जैसे कि डॉक्टर या नर्स पेशेंट को एग्जामिन करती है, पल्स का एग्जामिन करती है, तो वहाँ पे हम फीलिंग लिखेंगे तो वो करेक्ट होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फील का मतलब अगर क्या हुआ, टू एग्जामिन करना, टू एग्जामिन करना। या दूसरा, टू फील बाई फिजिकल टच। फिजिकल टच यानी जैसे अंधेरे पे आप जो स्विच लाइट है उसका जो बटन है उसको सर्च कर रहे हैं फिजिकल टच के द्वारा, तो वहाँ पे फीलिंग का यूज़ क्या हो जाएगा, टू फील बाय फिजिकल टच। तो वहाँ पे हम फीलिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल सिंपली वही देख लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर वाला हुआ, जैसे द डॉक्टर इज फीलिंग इज पल्स, यानी एग्जामिन कर रही है पल्स का, तो वहाँ पे हम फीलिंग का यूज कर सकते हैं, यानी कॉन्टिन्यूस में लिख सकते हैं। दूसरा, शी इज फीलिंग फॉर द शी इज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विचेस, या इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क। तो अंधेरे में इलेक्ट्रिक स्विच को फाइंड आउट करना, वहाँ पे भी हम आईएनजी फॉर्म यानी फीलिंग लिख सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है, एंड दिस ऑल्सो फॉर द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस डे, एक वर्ड जो या एक वर्ब जो हमारा बच गया था, थिंक। थिंक का मतलब जैसे सोचना, आई एम थिंकिंग, ये गलत होगा, आपको याद रखना है। थिंक का मतलब सिंपली सोचना हुआ, तो वहाँ पे हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लिख सकते। यानी अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें, आई एम थिंकिंग अबाउट हर, आई एम थिंकिंग अबाउट हर, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसको नहीं लिख सकते। तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो इसको हम एक टेंस घटा के लिखेंगे, यानी इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो आई थिंक अबाउट हर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि सिंपली अगर थिंकिंग मतलब क्या हुआ, सोचना, और पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा है तो ये इनकरेक्ट होगा। लेकिन अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव में लिख दें तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे अगर हम इसको लिखें, व्हाट आर यू, जस्ट अ मिनट, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट हर, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा, क्वेश्चन टाइप में अगर इसको पूछा जाए तो ये एक सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव केस में इसको हम करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टाइप अगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सिंपली अगर लिखें आई एम थिंकिंग, यहाँ पे सोचना, तो सोचने, इस केस में ये इनकरेक्ट होगा। ओके, तो ये आज के लिए जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब पढ़ा है, उसके अलावा प्रेजेंट का इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, दो टेंस को कवर किया है। आज के लिए इतना ही, एंड
आने वाले क्लास में हम बचे हुए सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।